जैसे कि आपने कहा कि हल्द्वानी की तर्ज पे इसका विकास क्यों नहीं हुआ है, इसका रीज़न भी हल्द्वानी ही है। कालाडूंगी की बात करें तो कालाडूंगी में तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। चेयरमैन से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब भाजपा के हैं, पर इस ट्रिपल इंजन की सरकार में भी कालाडूंगी की रेलगाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। कालाडूंगी क्षेत्र को भाखड़ा से इधर अलग करना पड़ेगा। तो लेकिन तभी एक मुद्दा है कि इसका विकास हल्द्वानी की तर्ज पे हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ के लोगों की जो ज़मीनी डिमांड है वो पूरी नहीं की गई है। अस्पताल की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। इतनी बद से बदतर हालत मैंने अस्पताल अपने क्षेत्र में तो कहीं देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। पार्टी का जो है हम कांग्रेस प्रत्याशी को अपने तन मन धन के साथ लड़ाएंगे और हम जो इस समय जो है कांग्रेस का। तो नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मेरा नाम है मोहम्मद उवैस। और इस वक्त हम खड़े हैं कालाडूंगी विधानसभा में, बीच कालाडूंगी चौराहे में। आपको बता दूं कि 2012 में अस्तित्व में आई कालाडूंगी की जो सीट है वो बहुत महत्व रखती है, अपने आप में बहुत हॉट सीट मानी जाती है। क्योंकि माना जाता है कि कालाडूंगी की जो बसारत है, जो कालाडूंगी बसा है, वो हल्द्वानी से पहले बसा है। लेकिन हल्द्वानी का जो विकास हुआ है उस हिसाब से कालाडूंगी का विकास नहीं हुआ है। होने को तो ये क्षेत्र बहुत छोटा है जिस तरह से आप देखेंगे, लेकिन हल्द्वानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कालाडूंगी में आता है, विधानसभा में आता है। इसलिए ये सीट अपने में बहुत महत्व रख जाती है। और वर्तमान में यहाँ के जो विधायक हैं बंशीधर भगत जी, कैबिनेट मंत्री भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि कालाडूंगी का विकास हल्द्वानी की तर्ज पर क्यों नहीं हो पाया है। और जो विधायक हैं बंशीधर भगत जी, उन्होंने 2 बार के विधायक हैं, उन्होंने कितना काम करा है। तो हमारे साथ यहाँ खड़े। सर आपका नाम? सर विपुल अग्रवाल। तो सर विपुल जी, यहाँ के विधायक हैं बंशीधर भगत जी, और बहुत बड़ा हल्द्वानी का क्षेत्र कालाडूंगी में आता है, लेकिन हल्द्वानी की तर्ज पर यहाँ का विकास नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? सर जैसे कि आपने कहा कि हल्द्वानी की तर्ज पे इसका विकास क्यों नहीं हुआ है, इसका रीज़न भी हल्द्वानी ही है। जो आपने कहा कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र हल्द्वानी के अंदर आता है, वो कालाडूंगी विधानसभा का एरिया हल्द्वानी के अंदर आता है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, कि जिस क्षेत्र में जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उसको उतना ही हिस्सा विकास का मिलेगा। तो कालाडूंगी की जो पॉपुलेशन है वो हमारी जंगल से इधर वाले हिस्से में विकास की रफ्तार सुस्त हो जाती है, और जंगल से अगर हम लामा चौड़ से आगे को चलें वहाँ विकास की रफ्तार आपको ठीक दिखेगी। क्यों? वजह उसका यही है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र आबादी का हमारा हल्द्वानी के क्षेत्र में आता है, जो कि कालाडूंगी विधानसभा का एरिया है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा यही है कि अगर हम वाकई इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो हमें सबसे किसी भी पार्टी और किसी भी समुदाय से ऊपर उठ के इसको परिश्रमण के द्वारा कालाडूंगी क्षेत्र को भाखड़ा से इधर अलग करना पड़ेगा। तो लेकिन तभी एक मुद्दा है कि इसका विकास हल्द्वानी की तर्ज पे हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो हमारे साथ यहाँ पे व्यापारी मौजूद हैं। सर, आने वाले चुनाव में किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे वोट दिया जाएगा कालाडूंगी में? अभी तो ऐसा कोई फाइनल डिसाइड किया नहीं है मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इतनी सक्षम है जिसको वोट दिया जाए, क्योंकि सभी पार्टियां यहाँ पर भाजपा लगातार आ रही है। और अभी मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने उस तर्ज पर काम किया है कि भाजपा को वोट दिया जाए। अभी इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी तो कुछ ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आपका नाम? डॉक्टर खान। तो डॉक्टर खान, यहाँ कांग्रेस ने जो है महेश शर्मा को टिकट नहीं दिया और प्रकाश जोशी को बाहर से उठा के ले आए कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर महेश शर्मा को यहाँ टिकट दिया होता तो वो जीत सकते थे? देखिए, पैराशूट कैंडिडेट हमेशा लोकल लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। हाँ, अगर किसी लोकल इंसान को टिकट दिया था जो क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ़ है, तो उम्मीद की जा सकती थी कि क्षेत्र में कुछ विकास होगा। पर सभी पूरे भारत जैसे इंडिया और पूरा कालाडूंगी एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी, जो इस सरकार में देखने को मिला। कालाडूंगी की बात करें तो कालाडूंगी में तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। चेयरमैन से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब भाजपा के हैं, पर इस ट्रिपल इंजन की सरकार में भी कालाडूंगी की रेलगाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। तो बंशीधर भगत जी ने मतलब यहाँ पर कितना जनता के बीच में आते रहते हैं? जनता के बीच में तो वो लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच में हमेशा आते रहते हैं, पर जनता को सीधा मतलब सिर्फ विकास से होता है, जो कि कालाडूंगी के नाम पे कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस भाजपा के लिए बोल रहे थे कि अगर सुरेश भट्ट जी नहीं, पहली बात तो क्षेत्र के लिए बोल रहे थे कि मतलब भाजपा के 2 बार के विधायक है, 2012 में सीट अस्तित्व में आई थी। 25 साल से हमारे विधायक जी। अगर सुरेश भट्ट जी एक नाम आ रहा है निकल कर, अगर उनको यहाँ पर बंशीधर भगत की जगह टिकट दिया जाता है तो क्या तब भी सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें चाहे वो सुरेश भट्ट जी हों
या कोई भी अदर नेता हो, अगर हमारे लोकल क्षेत्र से किसी को टिकट मिलता है तो हमारे क्षेत्र की जनता का एक स्वाभाविक सी बात है, नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि उसको प्रोत्साहन करें, ताकि हम एक उम्मीद होती है कहीं ना कहीं बाहर वाले के मुकाबले घर वाले से ही उम्मीद ज़्यादा होगी। ये हमारा नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम बहुत ही भारी मतों से जिताएं। और महेश शर्मा जी भी लोकल के हैं, अगर उनको महेश शर्मा जी ने ग्राउंड जीरो में बहुत काम करा इस क्षेत्र के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां जीतना तो एक ही को है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीतना दो जने जीत सकते हैं। जो आप यहाँ पे लोकल नागरिक हैं, कालाढूंगी क्षेत्र के सबसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो क्या है? हमारे विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि बहुत छोटे मुद्दे हैं जिनकी वजह से उनकी आलोचना होती है, उनको जल्दी ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर आप पूरे क्षेत्र में घूमेंगे तो आपसे एक ही मुद्दा लगभग हर आदमी के मुंह पर आएगा, अस्पताल का। अस्पताल की हालत बहुत बुरी है। इतनी बद से बदतर हालत मैंने अस्पताल अपने क्षेत्र में तो कहीं देखा नहीं है। हमसे कोटाबाग हमसे बहुत पिछड़ा था, लेकिन वहाँ पे आज दुनिया तमाम की सुविधाएं हैं और विधायक जी का ही क्षेत्र है वो भी, ऐसा नहीं है कि वो किसी और विधायक का क्षेत्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायक जी ने एक बेवजह का मुद्दा अपने लिए खड़ा कर रखा है, जिसको उन्हें तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। और कालाढूंगी का कारोबार भी देखा जाए तो हल्द्वानी की अपेक्षा बहुत कम रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हल्द्वानी के नज़दीक होने से इस पर फ़र्क पड़ता है? देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही कि एक मंडी के लिए विशेष रूप से एक जगह चिन्हित हो चुकी है, जो कि अभी तक नहीं, वहाँ कार्य नहीं हो पाया पूरा। और उसके अलावा मुद्दे कई सारे हैं, जैसे कि स्टेडियम है और अस्पताल है। जैसे भाई ने कहा कि अस्पताल की हालत बहुत बुरी है, तो वाकई ये सब चीज़ें अगर पूर्ण रूप से पूरी हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकास होगा। और इस चीज़ के लिए हमें लगता है कि हमें यहाँ से अगर हमें कोई नेता चुनना है तो हमें वो लोकल से ही चुनना है। जैसे कि हमने बंशीधर भगत जी को कई बार देखा है, अब हमें दूसरे को किसी को मौका देना चाहिए। मुझे सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, जो टॉप लिस्ट में आएंगे वो महेश शर्मा जी ही आएंगे। अगर महेश शर्मा जी को टिकट मिलता है तो हमारा पूर्ण रूप से समर्थन उन्हीं को रहेगा। 2 बार जो कांग्रेस हारी यहाँ पर, महेश शर्मा जी निर्दलीय यहाँ पर चुनाव में उतर गए थे क्योंकि उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के हार की वजह और बंशीधर भगत की जीतने की जो वजह है वो कहीं ना कहीं महेश शर्मा रहे हैं सर? सीधी सी बात है, पैराशूट कैंडिडेट हमेशा लोकल के लिए दिक्कत होता है। विधायक जी के जीतने की वजह कभी नहीं रहे हैं। और पिछले साल के आप वोट उठा लीजिएगा, सेकंड रनअप और थर्ड रनअप, नहीं फर्स्ट रनअप और सेकंड रनअप, दोनों के वोट मिला के भगत जी के आसपास नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट काटा वो महेश शर्मा जी ने काटा। वो बेसिक महेश शर्मा जी लोकल लेवल के नेता हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए नेता हैं। जब पैराशूट कैंडिडेट आता है तो फिर वोटर जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले विपक्ष को ज़्यादा फायदा होता है और वो अपना प्रत्याशी जिता लेता है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बंशीधर भगत को इस बार हल्द्वानी से भाजपा उतारना चाह रही है। भगत जी अगर कालाढूंगी विधानसभा से खड़े होंगे तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ आपको 100% भगत जी दोबारा जीतेंगे और उनसे अपेक्षाएं हमारी बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि इतनी आलोचना के बाद भी अगर उन्हें टिकट मिलता है और वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के लिए पक्का काम करेंगे, मैं आपको आश्वासन दिलवाता हूँ। लेकिन भाजपा के कार्यकाल में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महंगाई बहुत बड़ी है और 3 मुख्यमंत्रियों का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो सामने उभर के आया है। देखिए ना, कभी कभी क्या होता है कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है, अगर हम उसे जल्दी ना सुधारें, अगर हमें लगता है कि हमने मिस्टेक कर दी है, अगर हम उसे ढोए रखें तो वो ज़्यादा दिक्कत का सौदा है, बल्कि उसको ख़त्म करने से। मतलब उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बीजेपी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। बीजेपी का अपना श्योर वोटर है अपने पास। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का यहाँ पर इस बार कैसा रहेगा? बीजेपी का इस बार यहाँ पे आश्वासन में तो यह है कि वोट मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से पिछले इलेक्शन में उन्हें वोट मिला था वो वोट मुझे लगता नहीं है कि पूरा मिलेगा इस बार। कहीं ना कहीं जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो कहीं ना महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोगों की जो ज़मीनी डिमांड है वो पूरी नहीं की गई है। जैसे कि आपने अभी मुद्दा उठाया था कि यहाँ का व्यापार जो है वो कम है, उसमें सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है कि यहाँ पे मंडी समिति होनी चाहिए। अगर यहाँ मंडी समिति होगी, गांव का आदमी आके यहाँ पे अपना सामान बेचेगा, उसका पैसा यहीं रहेगा, यहीं से ही आपकी अपनी शॉपिंग करेगा। हल्द्वानी जाता है, वहाँ बेचता है, वहाँ से खरीदारी करके लाता है, तो यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हल्द्वानी बहुत नज़दीक है और आजकल हर किसी के पास 4 व्हीलर नहीं तो 2 व्हीलर है ही, और वो बहुत नज़दीक हो जाता है हल्द्वानी। इस वजह से यहाँ का कारोबार कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं बढ़ पाया जितना हल्द्वानी का है। नहीं, तो उस लेवल पे बढ़ेगा तो तभी, जैसे यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मंडी समिति है, रोडवेज बस अड्डा है। अगर यहाँ पे ये सब चीज़ें होनी चाहिए हो तो कहीं ना कहीं व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे। ऐसा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है
अब हम तो सो जाते हैं। जो हमारे मोदी जी हैं ना, उनको रात भर नींद नहीं आती है। सबसे पहले बॉर्डर देखते हैं, बॉर्डर। और आने वाले भविष्य में बीजेपी फिर दोबारा फिर आएगी। सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम वकील अहमद। सर चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का इस बार कालाढूंगी में कितना जनाधार है? क्या पूरे उत्तराखंड के अंदर इस टाइम कांग्रेस की लहर है और हम पूर्ण बहुमत से जो है उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ से अगर महेश शर्मा को टिकट मिलता है, जो पिछली बार 2 बार बागी रह चुके हैं कांग्रेस के, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस की हार में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जहाँ तक महेश शर्मा जी का है या कांग्रेस के प्रत्याशी का है, मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का नगर अध्यक्ष पद पर हूँ। मैं पार्टी का जो है एक सिपाही के रूप में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा, उसी को लड़ाया जाएगा। पार्टी का जो है हम कांग्रेस प्रत्याशी को अपने तन मन धन के साथ लड़ाएंगे और हम जो इस समय जो है कांग्रेस पार्टी जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल। तो देखा आपने जिस तरह से बीजेपी की कार्यकर्ताओं में जोश है चुनाव को लेकर, तो कांग्रेस में भी उतना ही जोश है यहाँ पर चुनाव को लेकर, और सभी अपनी पूरी तैयारियों पर लगे हुए हैं कि चुनाव को किसी तरीके से जीतना भी है। अलग अलग मुद्दे हैं, व्यापार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अपने में स्ट्रांग है। और पैराशूट कैंडिडेट की भी यहाँ पर बात निकल के आई कि पैराशूट कैंडिडेट अगर कांग्रेस लाती है या कोई भी पार्टी लाती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। तब आने वाले समय पर ये देखा जाएगा कि चुनाव बहुत नज़दीक है, ऊंट किस करवट बैठता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक ये बात निकल के आ रही है कि बीजेपी का यहाँ पर बहुत मजबूत एक जनाधार है। जिस तरह से यहाँ पे बात निकल के आई है कि बंशीधर भगत जी ने काम करा है और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बहुत मजबूत मानी जा रही है। तो इसी तरह से हम और भी जनहित के मुद्दों को जगह जगह से इस वक्त हम कालाढूंगी में खड़े हैं। हल्द्वानी विधानसभा, नैनीताल विधानसभा की और विधानसभाओं में हम आपको ले चलाएंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।